स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ एसी करंट, एसी सर्किट। अब ये जो एसी सर्किट के साथ जो एवरेज पावर एसोसिएट होता है उसका फॉर्मूला हम कैसे लेंगे, यहाँ पे कैसे डिराइव करेंगे वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। आपको मालूम होगा जनरली पावर का इक्वेशन, इंस्टेंटेनियस पावर का इक्वेशन है चेंज इन वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे dw/dt लिखा हुआ है, मीन्स वर्क डन अपॉन टाइम, ये होगा इंस्टेंटेनियस पावर। और दूसरा जो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है वो P इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट। ये दोनों यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं दोनों ही फॉर्मूला पावर के फॉर्मूला है। और आपको मालूम है जहाँ पे एसी की बात आएगी, ऑल्टरनेटिंग करंट की बात आएगी, वहाँ पे ये जो वोल्टेज होगा वो होगा E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज साइन कर्व जैसा चेंज होता रहता है, इस तरह से ऊपर नीचे चेंज होता रहेगा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। और ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है LCR सर्किट में, करंट 5 जितना उसका फेज ज़्यादा होगा या तो कम होगा, मीन्स इसमें 5 जैसा वेरिएशन मिलेगा। तो आपको मालूम है ऑल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये आपको ऑल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन मिलेगा। तो ये है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, एसी वोल्टेज, ये एसी करंट का इक्वेशन LCR सर्किट में। समझ में आ रहा है बच्चों? अब LCR सर्किट के अंदर जो LCR सर्किट है जिसके अंदर एसी करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके अंदर एवरेज पावर क्या होगा अगर आपको ये ढूंढना है, एवरेज पावर अगर आपको ढूंढना है, तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ही इक्वेशन को अभी मैं इक्वेट करूंगा। दोनों ही इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मैं दोनों को ही इक्वेट करूंगा। यहाँ पे मुझे इस तरह से मिलेगा dw/dt इक्वल्स टू EI, मुझे इस तरह से मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, मुझे dw, यहाँ पे अगर आपको dw चाहिए लेफ्ट हैंड साइड तो EI और ये dt यहाँ पे चला जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे dt चला गया। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मुझे वर्क डन चाहिए। ये जो वर्क डन चाहिए वो पूरी साइकिल पे चाहिए। पूरी साइकिल मीन्स इस तरह से, यहाँ पे ये जो पूरी साइकिल होती है इस तरह से, यहाँ 0 टाइम होता है और यहाँ पे जब साइकिल फिनिश होती है तब कैपिटल T टाइम पीरियड कैपिटल T हो जाता है। तो मुझे पूरी साइकिल पे 0 से T तक का वर्क डन चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन करूँगा। अब यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेशन जब होगा तो इंटीग्रेशन dw इक्वल्स टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा EI का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन लिमिट होगी 0 से T, 0 से T तक, 0 से T लिमिट होगी। मीन्स पूरी साइकिल पे मुझे वर्क डन चाहिए, टोटल वर्क डन चाहिए पूरी साइकिल पे। अब जैसे ही इंटीग्रेशन होगा तो आपको टोटल वर्क डन मिलेगा W, आपको टोटल वर्क डन मिलेगा W। 0 से T तक का इंटीग्रेशन होगा। अब E का फॉर्मूला यहाँ पे ऊपर है, E का फॉर्मूला क्या है, E का फॉर्मूला E नॉट साइन ओमेगा टी, और I का फॉर्मूला भी ऊपर दिया हुआ है, वो यहाँ पे I का फॉर्मूला लिख दूंगा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये E का फॉर्मूला है, ये I का फॉर्मूला है, और यहाँ पे होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो
यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्टेप का इंटीग्रेशन करना होगा 0 से t लिमिट में। हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे और बाद में जो वर्क डन मिलेगा वो वर्क डन की हेल्प से हमें यहाँ पे एवरेज पावर मिलेगा। तो चलो अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ध्यान रखना बच्चों, चलो अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करने वाले हैं सेम यही फॉर्मूला का। चलो अब यहाँ पे वर्क डन W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन होगा, लेकिन ये E नोट और I नोट कांस्टेंट है। E नोट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, I नोट की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे E नोट I नोट कांस्टेंट है जो बाहर निकल दिया। फिर इंटीग्रेशन होगा 0 से t तक का। फिर यहाँ पे साइन ओमेगा t, यहाँ पे है साइन ओमेगा t, और यहाँ पे ब्रैकेट में जो होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है साइन ओमेगा t प्लस 5, यहाँ पे है साइन ओमेगा t प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। अब यहाँ पे W इक्वल्स टू E नॉट I नॉट, इंटीग्रेशन होगा 0 से t तक का। साइन ओमेगा टी को मैं वैसे ही लिखूंगा। अब साइन ओमेगा टी प्लस 5 मीन्स साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी को आप कैसे लिख सकते हो, ये साइन ए प्लस बी है तो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो साइन ए, इसका सिंप्लीफिकेशन होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो उसी तरह से साइन ओमेगा टी कोस 5 प्लस कोस ओमेगा टी साइन 5, इस तरह से इसका सिंप्लीफिकेशन होगा। साइन ओमेगा टी प्लस 5 का लिखा है मैंने, ये साइन ओमेगा टी प्लस 5 का लिखा है और बाहर का साइन ओमेगा टी वो यहाँ पे ही है। अब हम क्या करेंगे, ये बाहर का साइन ओमेगा टी है उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। बाहर का साइन ओमेगा टी जो है उसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ओमेगा, ये वर्क डन W इक्वल्स टू E नॉट I नॉट, इंटीग्रेशन होगा 0 से t तक का। अब ये बाहर वाला साइन ओमेगा टी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा कोस 5 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये कोस 5 यहाँ पे लिखा है और साइन ओमेगा टी तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस यहाँ पे साइन ओमेगा टी यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइन 5 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। ये पूरा ये जो ब्रैकेट दिख रहा है वो आपको यहाँ पे मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब यहाँ पे बच्चों जब हम ये इंटीग्रेशन ये दोनों स्टेप का इंडिविजुअल करेंगे, यहाँ पे ये एक स्टेप है, दूसरा स्टेप ये है। जब ये इंटीग्रेशन अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे आपको W इक्वल्स टू E नॉट I नॉट, इंटीग्रेशन 0 से t तक का। फिर यहाँ पे देखो आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये cos 5 तो कांस्टेंट है, देखो cos 5 कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसके अंदर t वाला स्टेप है, इसके अंदर t वाला स्टेप है, और यहाँ भी साइन 5 कांस्टेंट है और यहाँ साइन ओमेगा टी इसके अंदर t वाला स्टेप है और कोस ओमेगा टी इसके अंदर t वाला स्टेप है। तो यहाँ पे जब आप ये इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो ये इंटीग्रेशन यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, चलो ये निकाल के यहाँ से लिख रहा हूँ W इक्वल्स टू E नॉट I नॉट, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ E नॉट I नॉट। फिर ये जो स्टेप होगा इसमें cos 5 कांस्टेंट है तो cos 5 बाहर निकाल दिया। अब इंटीग्रेशन होगा 0 से t तक का।
और 0 से t तक का जो इंटीग्रेशन होगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे cos फाइव बाहर निकल गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी उसका इंटीग्रेशन हुआ 0 से t तक विथ रिस्पेक्ट टू t, प्लस उसी तरह से ये जो स्टेप है पूरा, उसमें से साइन फाइव बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है। आप बोलोगे सर ये क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि साइन के स्टेप में कहीं भी टाइम का स्टेप नहीं है, अंदर टाइम नहीं है। देखो ये साइन का जो पूरा स्टेप है इसमें टाइम नहीं है, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया। टाइम वाला जो भी होगा उसका इंटीग्रेशन होगा। तो टाइम किसके अंदर लिखा हुआ है? साइन ओमेगा टी, देखो यहाँ पे टी आया, यहाँ कोस ओमेगा टी, देखो यहाँ पे टी आया। तो इसका इंटीग्रेशन होगा, ये वेरी हो गए अकॉर्डिंग टू टाइम, इसका इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, cos फाइव बाहर निकाल दिया, अंदर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, यहाँ पे साइन फाइव बाहर निकाल दिया, अंदर साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी का इंटीग्रेशन। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला मालूम होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री का, W इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट। आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। यहां पे क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को? ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है उसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। यह आप लिख सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने साइन स्क्वायर ओमेगा टी उसकी जगह पे 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई 2 लिख दिया है। फिर उसी तरह से एक काम करोगे, यहाँ जो अंदर का स्टेप है साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो। ये जो अंदर का स्टेप है, इंटीग्रेशन के अंदर का स्टेप, साइन ओमेगा टी डॉट कॉस ओमेगा टी, ये स्टेप को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, साइन फाइव जो 2 से डिवाइड किया था वो बाहर निकाल दिया मान लो, और 2 से जो मल्टीप्लाई किया है वो अंदर ही रखा, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे इस तरह से लिखा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे अब सिंप्लीफिकेशन जब आगे होगा तो वर्क डन इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट, ई नॉट आई नॉट। अब यहाँ देखो ये जो स्टेप है उसके अंदर यहाँ पे 1/2 है, ये 1/2 ये बाहर निकलेगा तो cos 5/2 हो जाएगा। ये नीचे वाला 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल सकता है, तो cos 5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ तो sin 5 डिवाइड बाई 2 ऑलरेडी है, देखो sin 5 डिवाइड बाई 2। तो ये स्टेप में से डिवाइड बाई 2 और ये स्टेप में से भी डिवाइड बाई 2 बाहर निकाल दोगे, कॉमन निकाल दोगे, तो यहाँ डिवाइड बाई 2 लिख सकते हो। इस तरह से आप लिख सकते हो यहाँ पे। फिर यहाँ पे cos 5, ये cos 5 है। अब ये इंटीग्रेशन अंदर अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन यहाँ पे इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा cos 5, ये इंटीग्रेशन हम अंदर अप्लाई करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन होगा 0 से t तक का इंटीग्रेशन, लेकिन ये 1 का इंटीग्रेशन होगा, ये 1 है, देखो 1 बचेगा, नीचे वाला 2 तो बाहर निकल गया है, ये कॉमन निकल गया है, तो यहाँ 1 का इंटीग्रेशन होगा माइनस, फिर इंटीग्रेशन होगा 0 से t तक का cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू t। समझ में आ रहा है? तो ये 1 का इंटीग्रेशन मैंने स्पेशल किया, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन भी मैंने स्पेशल किया 0 से t तक का। फिर उसी तरह से प्लस ये sin 5, ये रहेगा sin 5। अब अंदर आप देखोगे तो ये 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी को आप लिख सकते हो sin 2 ओमेगा टी। क्या लिख सकते हो? sin 2 ओमेगा टी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा 0 से t तक का sin 2 ओमेगा टी का, sin 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो पूरा स्टेप है, ये पूरा स्टेप में यहाँ पे 3 इंटीग्रेशन दिखाई दे रहे हैं।
एक है 1 का इंटीग्रेशन, एक cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे sin 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन। यहाँ पे 3 इंटीग्रेशन दिखाई दे रहे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए जब भी cos फंक्शन हो या तो sin फंक्शन हो, cos फंक्शन हो या तो sin फंक्शन हो, जब भी आप उसका इंटीग्रेशन करते हो पूरी साइकिल पे, देखो यहाँ से cos फंक्शन या sin फंक्शन पूरी साइकिल पे जब इंटीग्रेशन होता है तब cos फंक्शन या तो sin फंक्शन का पूरी साइकिल पे इंटीग्रेशन 0 होता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए 0 to t cos 2 ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे 0 to t cos 2 ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा ऑलवेज 0, क्योंकि पूरी साइकिल पे cos फंक्शन ले लो या तो पूरी साइकिल पे sin फंक्शन ले लो, इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों 0 होता है। एंड इसी तरह से ये इंटीग्रेशन भी 0 होगा, 0 to t sin 2 ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू t, ये भी होगा 0, याद रखना। तो ये जो स्टेप आपको दिखाई दे रहा है उसमें ये वाला पूरा स्टेप 0 और यहाँ पे ये वाला स्टेप भी 0। तो बचा क्या, इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन बचा। 1 का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा स्मॉल t, 1 का इंटीग्रेशन बचा, बाकी ये 0 और ये भी 0। तो यहाँ पे वर्क डन इक्वल्स टू E नॉट I नॉट बाई 2, फिर यहाँ पे कोस, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन होगा t, 1 का इंटीग्रेशन होगा स्मॉल t और उसको लिमिट अप्लाई होगी 0 से t की। ये 1 का इंटीग्रेशन होगा स्मॉल t, उसको लिमिट अप्लाई होगी 0 से t की, और यहाँ पे आप लिखोगे माइनस ये 0, ये पूरा स्टेप 0 हो गया, प्लस sin 5 और ये पूरा स्टेप यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ पे बचा क्या, ये t। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो t है उसको अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो कैपिटल T हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, तो कैपिटल T माइनस 0, तो यहाँ पे बचेगा कैपिटल T। तो वर्क डन का फॉर्मूला जो है वो आपको मिला E नॉट I नॉट, और यहाँ पे सॉरी ये cos 5 लिखना मैं भूल गया था, ये cos 5 है यहाँ पे, E नॉट I नॉट बाई 2, फिर यहाँ पे आएगा ये इसका कैपिटल T और cos 5, ये पूरे ब्रैकेट में क्या बाकी रहेगा, ये पूरे ब्रैकेट में cos 5 बाकी रहेगा, और यहाँ पे इसका t बाकी रहेगा, मीन्स t इंटू cos 5, t इंटू cos 5 बाकी रहेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला मिलेगा E नॉट I नॉट कैपिटल T टाइम पीरियड cos 5 बाई 2। ये वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे आपको मिला, ये जो फॉर्मूला मिला वो है वर्क डन। लेकिन ये वर्क डन बच्चों, ये वर्क डन जो आपको मिला, ये वर्क डन पूरी साइकिल पे वर्क डन मिला, पूरी साइकिल पे, ये पूरी साइकिल पे वर्क डन मिला, पूरी साइकिल पे इतना वर्क डन होगा, 0 से t तक इतना वर्क डन होगा। देखो बच्चों E नॉट I नॉट t cos 5 बाई 2, ये पूरी साइकिल पे इतना वर्क डन होगा। देखो ये पूरा डेरिवेशन आप अच्छी तरह से देख लो, यहाँ पे ये पूरा डेरिवेशन यहाँ पे देख लो, अब थोड़ा ही बाकी है। समझ में आ रहा है, मैंने पूरी साइकिल पे वर्क डन यहाँ पे इतना डिराइव किया, ये डेरिवेशन देख लो। अब वर्क डन तो आपको मिल गया है, अब पावर भी इजीली मिल जाएगा, अब पावर भी इजीली मिल जाएगा, पूरी साइकिल पे एवरेज पावर मिलेगा वो भी इजीली मिल जाएगा। वर्क डन तक तो हम आ गए। तो बच्चों अब हमें एवरेज पावर चाहिए, एवरेज पावर एसोसिएटेड इन एसी सर्किट। चलो अब हमें चाहिए एवरेज पावर। एवरेज पावर यहाँ पे लिखा है एवरेज पावर एसोसिएटेड इन एसी सर्किट। अब ये कैसे मिलेगा, एवरेज पावर हमें चाहिए वो कैसे मिलेगा,
तो एवरेज पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। एवरेज पावर क्या होगा? वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन तो यहाँ पे मिल गया है, देखो। तो मैं क्या करूँगा, यही वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूंगा। तो अब यहाँ पे जैसे ही आप वर्क डन का W का ये फॉर्मूला उठा के यहाँ पे रखोगे, क्योंकि ये वर्क डन पूरी साइकिल पे मिलने वाला वर्क डन है और एवरेज पावर भी पूरी साइकिल पे मिलने वाला एवरेज पावर होता है। तो यहाँ पे एवरेज पावर क्या होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो W/T। तो W का आप फॉर्मूला लिखोगे तो यहाँ पे W के अंदर भी T है, नीचे भी T डिवाइड किया हुआ है, तो T कट होगा। बाकी फॉर्मूला आपको मिलेगा E0 I0 cos 5/2, इस तरह से ही मिलेगा। ये एवरेज पावर का फॉर्मूला आपको इस तरह से ही मिलेगा। सिर्फ W के अंदर वाला जो T होगा वो कट हो जाएगा, क्योंकि नीचे यहाँ पे T है। अब यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, एवरेज पावर इक्वल्स टू E0 by √2 I0 by √2 cos 5, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। √2 इंटू √2 2 हो जाता है। तो ये 2 को मैंने √2 में कन्वर्ट किया। अब आपको ये भी मालूम होगा कि यहाँ पे ERMS का फॉर्मूला आपने आगे पढ़ लिया है। E की मैक्सिमम वैल्यू E0 बाई √2 और उसी तरह से IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। IRMS का फॉर्मूला भी क्या होता है? I0 बाई √2। ये मैंने जब आगे RMS का पढ़ाया था उसके अंदर ये सिखाया था। तो E0 बाई √2 वो ERMS है, I0 बाई √2 वो IRMS है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो एवरेज पावर मिलेगा वो होगा ERMS इंटू IRMS cos 5। ये हुआ एवरेज पावर का मेन फॉर्मूला, ERMS IRMS cos 5। समझ में आ रहा है? जो हमें ढूंढना था, एवरेज पावर एसोसिएटेड इन AC सर्किट जो हमें ढूंढना था, वो हमारा मेन फॉर्मूला पावर इक्वल्स टू ERMS IRMS cos 5। ये हुआ यहाँ पे। देखो यहाँ पे cos 5 जो होगा, ERMS क्या है वो आपको मालूम है, IRMS क्या है वो भी आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पे जो cos 5 पीछे लिखते हैं वो cos 5 को पावर फैक्टर बोला जाता है। cos 5 का नाम है पावर फैक्टर, विच इज डिफाइंड एज द कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ लेग और लीड। इसमें क्या होता है आपको मालूम है, LCR सर्किट में कभी करंट लीड करता है, कभी वोल्टेज लीड करता है। 5 जितनी फेज डिफरेंस है। यहाँ पे जो 5 लिख रहा है पीछे 5, वो 5 क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। आपको मालूम है ये क्या है? फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे जो 5 है वो करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस होता है, और cos 5 का नाम है पावर फैक्टर। समझ में आ रहा है? LCR सर्किट में आपको मालूम है कभी करंट लीड करता है, कभी वोल्टेज लीड करता है, आगे पीछे रहते हैं। यहाँ पे LCR सीरीज सर्किट में आपने पढ़ा था। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे cos 5 जो दिख रहा है वो पावर फैक्टर नाम है, और उसमें जो 5 है वो फेज डिफरेंस है करंट और वोल्टेज के बीच का। तो यहाँ पे जो आपने पढ़ा वो है एवरेज पावर। ये फॉर्मूला एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ AC सर्किट। यहाँ पे ये फॉर्मूला डिराइव किया मेन हमने इसके अंदर। तो इसका जो डेरिवेशन है वो पहले ये पूरा पेज डिराइव किया। देखो ये पूरा पेज डिराइव किया, और उसके बाद ये पेज डिराइव होने के बाद यहाँ पे थोड़ा जो बाकी था वो यहाँ पे डिराइव किया। ये देख लो, ये है बाकी का डेरिवेशन। समझ में आ रहा है? तो ये आप इतना लिखोगे तब ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब इसके अंदर स्पेशल केस थोड़े मैं आपको बता दूं। स्पेशल केस मीन्स यहाँ पे 5 में जैसे जैसे चेंज होगा, देखो ये 5 में जैसे जैसे चेंज होगा तो cos 5 की वैल्यू चेंज होगी, और cos 5 की वैल्यू चेंज होगी। तो ये पूरा इसका जो सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये पूरा पावर एवरेज पावर की वैल्यू चेंज होगी। तो एवरेज पावर चेंज होता है जब cos 5 में चेंज होता है तब।
तो यहाँ पे देखो कैसे कैसे cos 5 में चेंज आएगा। मैं थोड़े आपको यहाँ पे इसके स्टेप्स बता दूँ। चलो बच्चों, इसके स्पेशल केस हम देख लेते हैं। जब एसी सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस है, एसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है, तब क्या होगा? तब आपको मालूम है, जब मैंने एसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस होगा, तब मैंने आपको आगे पढ़ाया था, तब फेज डिफरेंस, करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस 0 होता है। याद करो, जब ओनली आर सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस होता है, मैंने आगे पढ़ाया था 3rd 4th लेक्चर में कि जब सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस होता है तब करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो आपको ये मालूम है फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको पावर मिलेगा, एवरेज पावर मिलेगा, वो मिलेगा यहाँ पे ERMS, IRMS cos 0। अब cos 0 क्या हो जाता है बच्चों? 1 हो जाता है। तो यहाँ पे एवरेज पावर जो मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। एवरेज पावर, कोई भी आपको पूछे एवरेज पावर मैक्सिमम कब मिलता है? जब फेज डिफरेंस 5-0 हो, तब एवरेज पावर मैक्सिमम मिलता है, और वो मिलता है ERMS IRMS, इसका मल्टीप्लिकेशन ये मिलेगा आपको, मैक्सिमम पावर मिलेगा। ये समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो स्पेशल केस में पहले। अब यहाँ पे दूसरा केस होगा, यहाँ पे जब एसी सर्किट के अंदर ओनली इंडक्टर हो। क्या हो? ओनली इंडक्टर। तो आपको मालूम है ओनली इंडक्टर में फेज डिफरेंस π/2 होता है। वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस क्या होता है? π/2। ये जब मैंने ओनली इंडक्टर का पोर्शन पढ़ाया था, ओनली इंडक्टर का पोर्शन, तब आपको मालूम था कि जब ओनली इंडक्टर होता है सर्किट में तब फेज डिफरेंस π/2 होता है। याद करो। और ओनली इंडक्टर में करंट पीछे रह जाता है π/2 जितना, वोल्टेज π/2 जितना आगे होता है। ये आपको मालूम है, इंडक्टर के पोर्शन में हमने ये पढ़ा था। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू होगी π/2। तो अब एवरेज पावर P एवरेज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख सकते हो ERMS IRMS और cos π/2। तो आपको मालूम है बच्चों cos π/2 0 होगा। तो यहाँ पे एवरेज पावर जो आपको मिलेगा ओनली इंडक्टर में, वो मिलेगा 0। समझ में आ रहा है? वो हो जाएगा 0। तो जब भी ओनली इंडक्टर होता है सर्किट में, एवरेज पावर हो जाता है 0। अब बात होगी ओनली कैपेसिटर की। अगर सर्किट में ओनली कैपेसिटर रखते हैं हम, तो आपको मालूम है करंट π/2 जितना आगे हो जाता है, वोल्टेज π/2 जितना पीछे रह जाता है। तो यहाँ पे करंट लीड करता है π/2 जितना। तो अभी भी यहाँ पे एवरेज पावर की जब बात होगी, एवरेज पावर इक्वल्स टू ERMS IRMS cos π/2, तो फिर भी यहाँ पे एवरेज पावर 0 हो जाएगा। तो सिर्फ सर्किट में इंडक्टर हो या तो सिर्फ सर्किट में कैपेसिटर हो, एवरेज पावर तो 0 ही हो जाएगा। अब बात होगी, अगर सर्किट में इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों है, अगर सर्किट में इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों है तो क्या होगा? तो हमने आगे एक ग्राफ पढ़ा था जिसमें आप जानते हो ये लाइन को हम बोलते थे रेजिस्टेंस R की लाइन, ये लाइन को हम बोलते थे ओमेगा L मीन्स XL इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम बोलते हैं ओमेगा L। ये लाइन ओमेगा L की लाइन है, और नीचे वाली जो लाइन है वो XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ωc की लाइन है। ये 1/ωc की लाइन है। ये समझ में आ रहा है? तो ये नीचे हुई 1/ωc की लाइन, ये ओमेगा L की लाइन, और ये रेजिस्टेंस की लाइन। अब देखो बच्चों, जब इंडक्टर और रेजिस्टेंस होगा,
इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों ही होगा, तब सिंपल सी बात है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू होगी और इंडक्टेंस की भी कुछ वैल्यू होगी। तो ये दोनों को मिलाओगे तो पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। कैपेसिटर तो है ही नहीं, तो नीचे का पोर्शन आप ध्यान में ही नहीं लोगे, सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों ही है। तो रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस की कुछ वैल्यू होगी। दोनों को मिलाओगे, यहाँ से ये पॉइंट मिलाओगे, यहाँ से ये पॉइंट मिलाओगे, तो आपको यहाँ पे ये फाइनल पॉइंट मिलेगा। और ये जो लाइन मिलेगी वो होगा आपका इम्पीडेंस Z। ये लाइन क्या होगी, आपका इम्पीडेंस होगा Z। ये Z की लाइन होगी। और यहाँ पे जो मिलेगा वो होगा आपका 5। यहाँ पे मिलेगा आपको 5 क्या है, फेज डिफरेंस। यहाँ पे जो होगा वो होगा 5 फेज डिफरेंस है। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे हम। ये जो वैल्यू होगी वो होगी R, और ये सामने वाला जो साइड होगी, ये साइड वो होगी ओमेगा L। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओमेगा L की लाइन है, ओमेगा L की लाइन है ये लाइन। तो सेम उतनी ही लाइन यहाँ पे होगी, तो ये लाइन होगी ओमेगा L की लाइन। तो ये 5 की अपोजिट साइड ओमेगा L है और उसके पास में R है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये है R रेजिस्टेंस, ये है R। तो यहाँ पे अगर आपको 5 चाहिए तो 5 कैसे मिलेगा, देखो 10 5 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वैसे 10 5 कैसे मिलेगा आपको, 10 5 मिलेगा अपोजिट साइड मीन्स ओमेगा L अपॉन R। देखो 10 5 आपको मिलेगा ओमेगा L अपॉन R, इसकी हेल्प से 10 5 मिलेगा। और सिर्फ 5 चाहिए तो 10 इनवर्स ओमेगा L अपॉन R हो जाएगा। और यही फिगर देख के अगर cos 5 चाहिए तो क्या मिलेगा, सोचो बच्चों, cos 5 चाहिए अगर यही फिगर देख के, तो आपको यहाँ पे cos 5 मिलेगा R अपॉन ये साइड यहाँ पे जिसको आप Z बोलते हो, और वो जो Z होगा वो पाइथागोरस की हेल्प से आपको Z क्या मिलेगा, R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो ये cos 5 मिला। देखो ये ट्राइंगल देखो आप, और ये ट्राइंगल की हेल्प से आपको cos 5 R अपॉन Z मिलेगा, और R की वैल्यू R और Z की वैल्यू √R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर लिखी आपने। तो यहाँ पे कोई पूछे भाई एवरेज पावर बता दो, तो एवरेज पावर इक्वल्स टू ERMS IRMS और cos 5 यहाँ पे होगा ये, तो आप वैल्यू लिख दोगे तुरंत यहाँ पे R डिवाइड बाय √R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो यहाँ पे ये एवरेज पावर होगा। देखो बच्चों यहाँ पे ये एवरेज पावर होगा, समझ में आ रहा है। तो एवरेज पावर जब L और R इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों है तब ये होगा। उसी तरह से अगर सर्किट में कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों है तो क्या होगा, तो यहाँ पे मैं वैसे ये ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ये ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। देखो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ के अंदर मैंने आपको बताया था ये लाइन होगी, ये लाइन रेजिस्टेंस R की लाइन, ये होगी XL की लाइन। XL क्या होता है बच्चों, XL जो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा L, और नीचे वाली लाइन होगी XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको आप बोलते हो 1 अपॉन ओमेगा C। तो अब इसके अंदर कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस है, तो कैपेसिटर की कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की कुछ वैल्यू होगी और रेजिस्टेंस की भी कुछ वैल्यू होगी। दोनों को ज्वाइंट करके आप यहाँ पे ये पॉइंट बना सकते हो। ये यहाँ पे दोनों को ज्वाइंट किया, 1 अपॉन ओमेगा C की कुछ वैल्यू और रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू, दोनों को ज्वाइंट करके ये पॉइंट मिला। तो आपको इसका रिजल्टन ये मिलेगा जिसको आप बोलोगे Z। अब यहाँ पे बच्चों क्या होगा, आपको चाहिए अब यहाँ पे 5 कौन सा होगा, फेज डिफरेंस 5 होगा। यहाँ पे ये होगा 5 फेज डिफरेंस, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है इतनी सी वैल्यू, ये वो क्या थी 1 अपॉन ओमेगा C, तो सेम इतना ही ये मिलेगा
यहाँ पे देखो ये होगा 1/ओमेगा सी, ये लाइन होगी 1/ओमेगा सी की, और ये लाइन होगी यहाँ पे आर की। तो यहाँ पे आप इतना देख सकते हो, अगर आपको tan phi चाहिए, tan phi, तो क्या होगा? अब देखो बच्चों, tan phi अपोजिट साइड 1/ओमेगा सी, ये अपोजिट साइड होगी, डिवाइड बाय यहाँ पे r होगा। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? tan इनवर्स 1/ओमेगा सी अपॉन r। देखो पहले से ही मैंने लिखा हुआ है 5 की वैल्यू। और अगर cos 5 चाहिए, cos 5, सोचो आप cos 5 चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे 5 की बाजू में जो यहाँ पे लिखी है वो r डिवाइड बाई z, r डिवाइड बाई ये z। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ r डिवाइड बाई, और z आपको मिलेगा पाइथागोरस की हेल्प से, आपको मिलेगा यहाँ पे r स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर c स्क्वायर। ये होगा आपका cos 5, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये होगा cos 5। तो जब आपको एवरेज पावर चाहिए, एवरेज पावर, तो आप लिख सकते हो ERMS, IRMS और फिर cos 5। तो cos 5 तो क्या है बच्चों? cos 5 है R अपॉन, सॉरी यहाँ पे मैंने पूरा अंडर रूट ले लिया, यहाँ पे ये ऊपर का ही cos 5 लिखेंगे। एक मिनट, यहाँ पे ये हो जाएगा एवरेज पावर इक्वल्स टू ERMS IRMS, और ये cos 5 का जो ऊपर का फॉर्मूला है वो ही यहाँ पे आ जाएगा, R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हो जाएगा एवरेज पावर का फॉर्मूला यहाँ पे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये हो गया एवरेज पावर। जब सर्किट में ओनली कैपेसिटर और रेजिस्टेंस होता है तब एवरेज पावर इतना मिलता है, और जब सर्किट में L, C और R तीनों हो तो क्या होगा? इंडक्टर, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस तीनों ही है, तो क्या होगा? तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पे एक पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। अब तीनों ही है यहाँ पे L, C, R। ये लाइन है रेजिस्टेंस R की लाइन, ये ऊपर की लाइन है XL इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा L की लाइन, ये लाइन है XC मीन्स 1/ओमेगा C की लाइन, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और यहाँ पे है कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? जब यहाँ पे तीनों ही होंगे और कंडीशन क्या है? यहाँ पे XL की वैल्यू ज़्यादा होगी XC से, ये कंडीशन दे दी है मान लो, तो होगा क्या? यहाँ पे XL की वैल्यू ज़्यादा होगी, XL की वैल्यू ज़्यादा होगी। मान लो ऊपर जा रहे हैं हम 10 तक, ऊपर जा रहे हैं 10 तक, और नीचे XC की वैल्यू होगी मान लो 4 तक। तो नीचे 4 तक जा रहे हैं, ऊपर 10 तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे XL ज़्यादा है, XL 10 है, XC 4 है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा ऊपर के 10 और नीचे के 4, जब हम डिफरेंस लेंगे तब हम 10 - 4, हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 6, और वो 6 होगा यहाँ ऊपर की ओर, वो 6 होगा यहाँ पे ऊपर की ओर, इतना, ये होगा 6। तो इसको हम बोलेंगे, ये जो ग्रीन कलर में है उसको हम बोलेंगे ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। समझ में आ रहा है? ये ग्रीन कलर में जो लाइन मिली, क्या मिली? ऊपर का जो ओमेगा L था उसमें से नीचे का 1/ओमेगा C माइनस कर दिया, तो 10 - 4, तो ये मिला 6। और यहाँ पे रेजिस्टेंस की तो कुछ वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस की भी कुछ वैल्यू होगी जिसको हम R बोलेंगे। अब ये दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, और इसका लाइन, ये लाइन जो है वो आपको देगा इम्पीडेंस Z। क्या देगा वो? इम्पीडेंस देगा, Z देगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अब यहाँ पे अगर आपको 5 चाहिए, 5, ये एंगल 5, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो tan 5 इक्वल्स टू, ये अपोजिट साइड है, तो ये अपोजिट साइड क्या मिलेगी? देखो ये अपोजिट साइड, यहाँ ओमेगा L -1/ओमेगा C है, तो ये अपोजिट साइड उतनी ही मिलेगी, ओमेगा L
माइनस 1/ω/c डिवाइड बाई यहाँ पे रेजिस्टेंस R। तो अगर 5 चाहिए आपको, सिर्फ 5 चाहिए, तो tan इनवर्स ω/L माइनस 1/ω/c/R यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, देखो। तो ये tan 5 का फॉर्मूला मिला। अब अगर cos 5 का फॉर्मूला चाहिए, cos 5, तो बहुत ही ईजी है। cos 5 क्या होगा बच्चों? R डिवाइड बाई Z। क्या होगा? R डिवाइड बाई cos 5, ये R डिवाइड बाई Z। तो यहाँ पे cos 5 आप लिख सकते हो R डिवाइड बाई, अब ये Z कैसे मिलेगा? Z पाइथागोरस की हेल्प से, ये साइड होगी ω/L माइनस 1/ω/c ये साइड, और ये साइड होगी R। तो पाइथागोरस की हेल्प से आपको Z मिलेगा। आप लिख सकते हो √R² प्लस ω/L माइनस 1/ω/c होल स्क्वायर। ये मिल गई यहाँ पे Z इम्पीडेंस की वैल्यू। समझ में आ रहा है? R² प्लस ω/L माइनस 1/ω/c होल स्क्वायर, इसका √। ये देखो, ये cos 5 है। अब अगर आपको एवरेज पावर चाहिए, एवरेज पावर, तो फॉर्मूला बहुत ईजी, ERMS IRMS और cos 5 की जगह पे आप ये लिखोगे तो R डिवाइड बाई √R² प्लस ω/L माइनस 1/ω/c होल स्क्वायर। ये इसका √, हुआ, देखो ये पूरा। तो यहाँ पे डिफरेंट केस में एवरेज पावर डिफरेंट होगा। आपको कौन सा सम MCQ पूछते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे जैसे MCQ सम के अंदर ये LCR लिया, या तो LC लिया, या तो R लिया, या तो जो भी आप यहाँ पे एलिमेंट लोगे उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज होता रहेगा, और आपको पावर, एवरेज पावर का फॉर्मूला भी यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये ख़त्म हुआ बच्चों, यहाँ पे ये ख़त्म हुआ। हाँ, एक चीज़ एक्स्ट्रा, यहाँ पे अगर मान लो सर्किट में ओनली L एंड C दिया है, सर्किट में L एंड C, इंडक्टर एंड कैपेसिटर दिया है, और कंडीशन दी है XL ग्रेटर देन XC, ये कंडीशन दी है। सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है, इंडक्टर और कैपेसिटेंस दिया हुआ है, और XL ग्रेटर देन XC कंडीशन दी है। तो आप ग्राफ ड्रॉ करके तुरंत ही सोच लोगे, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करोगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये लाइन R की लाइन है, ये लाइन यहाँ पे XL की लाइन है, ये XC की लाइन है, ये हुआ ω/L, ये हुआ 1/ω/c। अब यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस, तो इंडक्टर ऊपर की ओर, कैपेसिटेंस नीचे की ओर। तो ऊपर मान लो 10 दिया है, नीचे 4 दिया हुआ है, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट मिलेगा 6, वो 6 मिलेगा ऊपर की ओर, ये रिजल्ट मिलेगा 6 जो मिलेगा ऊपर की ओर। तो जब सर्किट में L एंड C दोनों होते हैं, इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस होते हैं, तब या तो इंडक्टर की वैल्यू ज़्यादा होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की ज़्यादा होती है, या तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की ज़्यादा होती है। मान लो इंडक्टिव रिएक्टेंस की ज़्यादा है तो रिजल्टेंट ग्राफ ऊपर जाएगा, या तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की ज़्यादा है तो ये ग्रीन कलर का रिजल्टेंट ग्राफ नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है XL ग्रेटर देन XC, तो ये ग्राफ ऊपर गया। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे जो एंगल बना वो 5 एंगल बनेगा π/2, ये 5 एंगल बनेगा π/2। तो यहाँ पे 5 क्या होगा बच्चों? 5 हो जाएगा π/2, और एवरेज पावर क्या हो जाएगा बच्चों? एवरेज पावर हो जाएगा 0, क्योंकि आपको मालूम है ERMS IRMS और cos π/2, तो यहाँ पे cos π/2 0 हो जाता है, तो एवरेज पावर भी 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे दिया हुआ है XL लेस देन XC, अगर यहाँ पे दिया हुआ है XL लेस देन XC, तो क्या होगा बच्चों? इंडक्टर और कैपेसिटर ही दिए हुए हैं, यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर की बात ही चल रही है। सर्किट में सिर्फ क्या होगा? इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, जब आप इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे ये लाइन R की लाइन है,
ये लाइन यहाँ पे XL मीन्स ओमेगा L, ये लाइन यहाँ पे XC मीन्स 1/ओमेगा C। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे ओमेगा L की वैल्यू छोटी है, ओमेगा C की वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिजल्टन आंसर मिलेगा वो नीचे की ओर मिलेगा, नीचे की ओर मिलेगा। और यहाँ पे जो एंगल मिलेगा ग्राफ में वो 5 होगा, फिर से π/2, ये π/2 नीचे की ओर नीचे एंगल मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में π/2 मिलेगा। तो यहाँ पे करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज पीछे है, यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा था, करंट पीछे था। तो यहाँ पे इस तरह से ग्राफ मिलेगा और इस तरह से ग्राफ मिलेगा, तो हमें यहाँ पे 5 की जो वैल्यू है वो तो π/2 ही मिलेगी, और एवरेज पावर है वो फिर से 0 ही मिल जाएगा, क्योंकि cos π/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे वैसे cos π/2 0। तो ये पूरा ये पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। पावर के सम्स MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, तो ये अच्छी तरह से पूरा लर्न कर देना, समझ में आ रहा है, और फिर बाद में ये सोल्व करना। और बच्चों एक लास्ट में यहाँ पे बताना चाहूँगा वोटलेस करंट क्या होता है। देखो, एक कभी कभी आप नाम सुनोगे वोटलेस करंट। वोटलेस करंट मीन्स जहाँ जब भी 5 की वैल्यू, फेज डिफरेंस 5 की वैल्यू π/2 होती है, तब एवरेज पावर 0 हो जाता है। यहाँ पे आपने देखा जब 5 π/2 मिलता है तब एवरेज पावर 0, यहाँ पे एवरेज पावर 0 हो जाता है। जब 5 की वैल्यू π/2 होती है एवरेज पावर 0 हो जाता है। तो जब यहाँ पे एवरेज पावर 0 हो जाएगा तब जो करंट फ्लो होगा सर्किट में, वो करंट को आप वोटलेस या तो आइडियल करंट बोलोगे। तो यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ, देखो, द करंट विच कंज्यूम्स नो पावर मीन्स पावर 0 है। जब द करंट विच कंज्यूम्स नो पावर फॉर इट्स मेंटेनेंस इन द सर्किट इज कॉल्ड वोटलेस करंट और आइडियल करंट। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं फिर से इसको डिफाइन कर रहा हूँ, देखो, द करंट विच कंज्यूम्स नो पावर for its maintenance in the circuit is called वोटलेस करंट और आइडियल करंट। ये इसकी डेफिनेशन है। वोटलेस करंट या तो आइडियल करंट किसको बोलते हैं? जब सर्किट में ओनली इंडक्टर हो, ओनली कैपेसिटर हो, या तो LC दोनों हो, इस तरह की सर्किट में ऑलवेज 5 की वैल्यू क्या मिलती है? π/2 मिलती है। यहाँ पे ये केस आपने देखा, 5 की वैल्यू क्या मिली? π/2। आगे के केस में भी मैंने आपको बताया था, आगे जब ओनली L और ओनली C था, आगे का केस मैंने पढ़ाया आपको, जब ओनली L या तो ओनली C था तब भी पावर क्या मिलता था? 0 मिलता था। तो जब भी पावर 0 मिलता है बच्चों, जब भी पावर 0 मिलता है तब जो करंट फ्लो होता है सर्किट में, वो करंट को आप बोलते हो वोटलेस करंट। तो यहाँ पे पावर जब 0 होगा तब ये वोटलेस या तो आइडियल करंट आपको मिलेगा।